चले भाई अब शुरू करें। बिस्मिल्लाह। क्या है सवाल में? इमरान ड्राइव्स a distance of 180 kilometer on a business trip. He drives the first 100 kilometer at an average speed of x kilometers per hour. He drives at an average speed 5 kilometers per hour slower than this for the remainder of the journey. Find in terms of x an expression for the time taken in hours for the first 100 kilometer. चलो अब बताओ जरा क्या मालूम करना होता है। सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या पता करना चाहिए? जो चीज फाइंड करनी है। सवाल ने क्या चीज मालूम करने के लिए कहा है? ठीक है, तो बता दो भाई जरा, सवाल ने हमें क्या मालूम करने के लिए कहा है? टोटल टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर। हाँ, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर। अब बताइए, टाइम मालूम करना है अगर, तो क्या क्या पता आपको होना चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पर भी वो जो टाइम उसने पूछा है ना, वो टाइम पूरी जर्नी का नहीं है। वो टाइम कितनी देर का है? क्या पूरी जर्नी का टाइम पूछा है? सर स्क्रीन में स्क्रीन फिर से नहीं देख रही यार? एक तो स्क्रीन का बड़ा मसला है आजकल। मेरे पास तो आ रही है, किसी के पास नहीं आ रही स्क्रीन? सर मेरे सर पास मेरे आ रही है सर सर मेरे पास आ रही है। नहीं आ रही। आ गई आ गई सर। आ गई सर। हाँ, तो सवाल क्या मैंने किया था कि ये जो टाइम मालूम करना है, ये टाइम पूरी जर्नी का मालूम करना है या टाइम किसी मखसूस हिस्से का मालूम करना है? फर्स्ट 100 किलोमीटर। फर्स्ट 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 100 किलोमीटर का टाइम पता करना है। तो वो जो स्पीड और डिस्टेंस चाहिए वो पहले 100 किलोमीटर का ही चाहिए होगा। तो बताओ वो स्पीड कितनी है भाई? फर्स्ट 100 किलोमीटर में क्या थी स्पीड? 100 अरे वाह, पहले 100 किलोमीटर में स्पीड 100 थी। सर एक्स स्पीड एक्स थी, सही। और पहले 100 किलोमीटर में डिस्टेंस, डेफिनेटली पहला 100 किलोमीटर है तो इसमें डिस्टेंस कितना रहा होगा? बता दो शाबाश। 180 100 किलोमीटर। पहले 100 किलोमीटर में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसी अजीब सी बात है। फर्स्ट 100 किलोमीटर में टोटल जर्नी 180 किलोमीटर की है, उसमें से फर्स्ट 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर ही कवर हुआ होगा ना यार। जी सर। ठीक है, तो अब बात वही है, फॉर्मूला हम सबको पता है। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर इसको टाइम के लिए अरेंज कर लें तो वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात सही है? जी सर। अच्छा, तो अब चलिए जी बताइए, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? 100। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 100 अपॉन स्पीड हो गया x, और ये आ गया आपका आवर्स में। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अच्छा जी, अब उसके बाद जरा सेकंड पार्ट, पार्ट बी। सबसे पहले तो बताओ अब इसमें करना क्या है या मालूम क्या करना है पार्ट बी में? शाबाश। इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी है, और अब बनाओगे कैसे? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। आ रही है सर। सर आ रही है। इसकी मेरे ख्याल में कुछ लोगों के पास कुछ मसला कर रही है, तो वैसे तो आ रही है, मेरे पास भी आ रही है। ऐसे ही करा करो, कभी ऐसे हुआ करे ना, तो इस डॉक्यूमेंट को अपने पास भी ड्राइव से खोल लिया करो, ताकि कम से कम सवाल सामने रहे। ठीक है,
देखो भी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा, अब इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए अब मुझे बताइए, इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है? बताओ, शाबाश बताओ, इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है इक्वेशन बनाने के लिए? रिलेशन। ठीक है, आपको रिलेशन चाहिए चीजों के बीच में। अब रिलेशन या तो सवाल बता देता है हमको, या हमें खुद से पता होना चाहिए। जरा देखो पार्ट बी में, गिवन दैट द जर्नी टेक्स अ टोटल ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट्स। ये क्या है 2 आवर्स 30 मिनट्स, क्या है बताओ? पूरी जर्नी का टाइम है ना। जी अब पूरी जर्नी का टाइम आपको दे दिया 2 आवर्स 30 मिनट्स, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। अब कह रहे हैं कि जी इक्वेशन बनाइए। क्या तुम्हारे पास कोई रिलेशन है सवाल में? बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई रिलेशन है? सवाल ने कोई रिलेशन दिया है? नहीं। अब इसका मतलब है रिलेशन तुमको खुद से या तो पता होगा या खुद से बनाना पड़ेगा। अब अपनी अपनी अकल लगाओ, सोचो तुम्हें क्या पता है। सवाल ने तो कुछ नहीं बताया, कुछ खास नहीं बताया तुम्हारे हिसाब से। तुम्हें पता क्या क्या है वो सोचो। इस तरह के सवाल में जब रिलेशन नहीं दी जाए ना, या दी जाए मगर आपको समझ में नहीं आए, यानी इस तरह के सवालों में आमतौर पर हम ये कहते हैं कि रिलेशन दिया हुआ नहीं है, आपने बनाना है। अब वो क्या, आप क्या बना सकते हैं? आपके पास क्या क्या अवेलेबल है डेटा में या इन्फॉर्मेशन में, और आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अब आपने सोचना। बताएं, सवाल ने आपको क्या क्या दे रखा है? शाबाश, सोच के बताओ, सोच के बताओ। सवाल ने तुम्हें क्या क्या दे रखा है वो तुम सोच के बताओ, वहीं से जवाब मिलेगा। हाँ, सवाल ने कुछ तो दिया होगा ना, सवाल ने क्या क्या दिया है वही बता दो। Distance. सवाल ने तुम्हें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, सही है। और सवाल ने तुम्हें इसके दो हिस्से किए हुए, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। टोटल जर्नी के दो हिस्से किए हुए। अच्छा बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, सोचो। टोटल डिस्टेंस 180 है। पहले हिस्से में कितना कवर कर लिया? 100। 100। तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे हिस्से में कितना कवर किया जाएगा? 80. 80। 80। 80। ठीक है, अच्छा चलो, क्या पहले हिस्से का टाइम, अच्छा टाइम की बात करते हैं, क्या टोटल टाइम पता है? No. देखो गौर से देखो, गौर 2 से hours देखो। and 30 minutes। 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी मैं इसको लिख देता हूँ 2 होल 1/2 आवर्स। सही है। क्या पहले हिस्से का जी टाइम पता है? पहले हिस्से का टाइम पता है? नहीं। गौर से सर देखो, देखो 100/x। पार्ट 100/x, 100/x। पार्ट बी पे हो ना, तो पार्ट ए में जो वैल्यू आई वो तो पता है ना, 100/x। तो क्या दूसरे हिस्से का टाइम पता है, या पता कर सकते हो खुद से? 80/x। 80/x तो नहीं। दूसरे हिस्से की स्पीड क्या थी? पहले हिस्से की स्पीड x थी, दूसरे हिस्से की स्पीड क्या थी? 5. 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी अजीब सी स्पीड है यार। इस स्पीड से किसकी गाड़ी चलती है? x-5। x-5। तो दूसरे हिस्से का टाइम क्या हो गया? 80/x-5। सही है बात? जी अच्छा, क्या पूरे के पूरे जर्नी की स्पीड पता है तुम्हें क्या? पूरी जर्नी की स्पीड पता है क्या?
नहीं। ठीक है, क्या पहले हिस्से की स्पीड पता है कितनी है, बोलो। x x। दूसरे हिस्से की स्पीड x minus 5। x-5। तो जितनी इंफॉर्मेशन सवाल ने दी हुई थी वो, और जितनी इंफॉर्मेशन हम सवाल में से निकाल पाए वो सारी की सारी मैंने यहाँ लिख दी तुम्हारे सामने। सही है, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, इंफॉर्मेशन है, ये रिलेशन नहीं है भाई। जितना कुछ हम सवाल से निकाल पाए वो सारे का सारा मैंने यहाँ इस साइड में एक छोटे से टेबल में आपके सामने लिख दिया। अब मसला ये है कि ये तो इंफॉर्मेशन है ना, इससे इक्वेशन नहीं बन सकती। इक्वेशन तो तब बनेगी जब आप इन सबको किसी चीज के थ्रू कनेक्ट करें। देखो जरा, कुछ है ऐसा जो तुम बना सको, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सको, किन चीजों में है कुछ ऐसा, वो सोच लो बस। शाबाश। हो सकता है उसने बताया हो कि भाई टोटल स्पीड इतनी है, हो सकता है टोटल डिस्टेंस से काम चल जाए, हो सकता है टोटल टाइम, कुछ तो बताया होगा उसने। सवाल ने कुछ तो बताया होगा जिसको तुम कनेक्ट करके इक्वेशन बना सकते हो। नहीं, ले जाइए। बताओ 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 बताओ। सर 80 multiplied by 2 whole 1/2। 80 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/2। नहीं 180 divided by 2 whole 1/2 शायद। अच्छा, अगर फर्ज करो 180 डिवाइड बाय 2 होल 1/2 कर भी दूं, तो इससे क्या कोई ऐसा रिलेशन बनेगा जिससे इक्वेशन आ जाए? नहीं सर। सर 100 upon x minus नहीं plus 80 upon x minus 5 is equals to 2 whole 1/2। वेरी गुड, क्या बात है बरीदा। ठीक है, उसने आपको ये बता दिया ना कि टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम है 2 होल 1/2। ठीक है, आप टोटल टाइम अगर देखें तो पहले हिस्से के टाइम को और दूसरे हिस्से के टाइम को अगर ऐड कर दें तो उम्मीद है कुछ इक्वेशन बनने की। अगर मैं फर्ज करो, जैसे अभी किसी ने बात कही, अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर भी देता हूँ तो मुझे एवरेज स्पीड पता लग जाएगी। लेकिन क्या उस एवरेज स्पीड में कहीं भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है? 180 को 2.5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो सारे नंबर्स है ना, तो इससे टोटल स्पीड पता लग जाएगी। बट इसमें क्या वेरिएबल इन्वॉल्व है जो इक्वेशन बने? इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल तो मौजूद होना चाहिए ना यार मेरे। आइए बात समझ में। जी। ठीक है, तो आपको अगर वेरिएबल को इन्वॉल्व, इक्वेशन बनानी है तो वेरिएबल को इन्वॉल्व करना है। और सवाल ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये जो चीज बताई है ना, गिवन दैट द जर्नी टेक्स अ टोटल ऑफ 2 होल 1/2 सॉरी 2 hours 30 minutes, यहीं से रिलेशन निकलेगा। उसने बड़ा छुपा कर बताया है मगर रिलेशन बताया था उसने। पूरे के पूरी जर्नी में जो टाइम लिया है वो 2 होल 1/2 आवर्स का टाइम लिया। आप सारा टाइम ऐड कीजिए, 2 होल 1/2 के बराबर बनता है। सही है, तो पहले हिस्से का टाइम कितना है? 100/x। ये बात सही है। जी। इसको दूसरे हिस्से के टाइम के साथ ऐड करो, वो क्या है? 80/x-5। तो किसके बराबर? 2 होल 1/2 आवर्स के बराबर। 2 आवर 30 मिनट मत लिख देना, सारे का सारा टाइम आवर्स में चल रहा है। सही है बात? जी। तो 100/x प्लस 80/x-5 इक्वल्स टू 5/2। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस सारे को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन निकल कर आनी चाहिए है। फिलहाल जिस तरह की इक्वेशन मेरे पास आई है हम इसे किस नाम से जानते हैं?
reducible equations. रिड्यूसिबिलिटी। अब इसमें फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बननी चाहिए। सही हुई बात? जी अब ये काम आपका है, मैं सिर्फ यहाँ तक हेल्प करके छोड़ रहा हूँ चीजों को, क्योंकि दिस इज द पार्ट दैट वी आर लर्निंग। रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाना तो हम सिखा चुके हैं आपको। अब हमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करना सिखाना है, वो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके। ये जो साइड में मैंने टेबल बनाया है, ये पेपर में बनाओगे नहीं, ये तो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए बना दिया कि जो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को निकालो, देखो उसमें से किन चीजों को जोड़ के रिलेशन बना सकते हो। सर, एक सवाल है। एक सवाल पूछो भाई। सर, हमने सेकंड हाफ के टाइम को 80 से डिवाइड क्यों किया है? सेकेंड हाफ के टाइम को 80 से कब डिवाइड किया हम? एटी अपॉन एक्स माइनस 5 की बात हो रही है यहाँ पर। जी सर। ये तो टाइम निकाला है ना मेरे भाई, टाइम को डिवाइड कब किया है मैंने? ओके सर, समझ गया। और मैंने ये जितना भी कुछ साइड में बनाया, ये तो मैंने एक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर की है जितनी मेरे हाथ लग जाए। सारी इंफॉर्मेशन जो सवाल ने दी भी है, सारी इंफॉर्मेशन जो मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ, वो सारे का सारा मैंने लिख लिया, क्योंकि हमें इनिशियली समझ में नहीं आ रहा था ना किन चीजों को कनेक्ट किया है सवाल ने। तो पहले मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी, फिर मैंने चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करी, देखा कि भाई कौन सी चीज कैसे कनेक्ट हो सकती है, तब जाकर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चली कि यार ये इसने टोटल टाइम बताया हुआ है, तो टाइम को ऐड कर दो तो वो 2 होल 1/2 के बराबर बनेगा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आप पार्ट सी में आएंगे और पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। ये बात सही है। जब आप पार्ट सी को सॉल्व करेंगे ना, तो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, मैं वो वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम वो भी सिखाने बैठे तो फिर बाकी चीजें रह जाएंगी। एक होगा 74.31 और दूसरा आंसर आया है 2.69। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये दो चीजें आएंगी, ये सॉल्यूशन आप करेंगे, मैंने किया नहीं, मैंने डायरेक्टली निकाल कर आंसर लिख दिया, ठीक है। सॉल्व तो कर लोगे ना सब लोग? जी। चलो पार्ट डी समझाओ। दो आंसर आए हैं, अब इसमें से कौन सा वाला सही आंसर है? और ये x है क्या चीज? तुमने x की जो वैल्यू निकाली है, ये x है क्या चीज? डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, क्या है? स्पीड। स्पीड। यानी पहले सवाल में सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आया है वो या तो 74.31 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी या 2.69 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी। अब इसमें से कोई एक आंसर सही है, एक तो होता ना नेगेटिव आ जाता, जानी छूट जाती, दोनों पॉजिटिव आ गया यार। अब इसमें से कोई एक आंसर सही है, कोई एक आंसर सही नहीं है। कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर सही नहीं है, रीजन के साथ समझाना है। सर पहला वाला सही है। ठीक है, वजह भी बतानी पड़ेगी। सर, क्योंकि बिकॉज द 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ है ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे? हाँ, सर पहली वाली इसलिए ठीक है क्योंकि वो नियरेस्ट टू 100 है शायद। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। सर, पहली वाली इसलिए ठीक है क्योंकि पहली वाली जो थी वो फास्टर थी दूसरी वाली से। मतलब ये तो वो बात होगी ना कि कोई भी गाड़ी ये 2.5 की स्पीड पे ट्रेवल नहीं करती, ये तो अजीब, मतलब खराब है गाड़ी। और कोई जी सवाल? सर। हाँ, मतलब ये हम कह रहे हैं कि इतनी स्पीड पे किसकी गाड़ी चल रही है, यानी कि यहाँ पर हमने ये समझा इतनी स्पीड पे कौन चलाता है गाड़ी को, पागल ही चलाएगा। सही बात है सर। लेकिन ये रीजन एक्सेप्ट नहीं होगा ना हुसैन, तुम्हारा मसला ही है। और शाबाश, और सोचो। यानी पहला वाला आंसर सही है, ये तो मान लिया मैंने, जो 74.31 है आंसर तो वो है। अब रीजन सोचो, रीजन क्या होना चाहिए इसकी? सर 2.695 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर मैंने 2.69 रखा ना स्पीड को,
तो पहली स्पीड तो फर्स्ट हाफ की स्पीड तो चलो हम कहते हैं कि ठीक है यार बहुत स्लो चला रहा था। दूसरे वाले पार्ट की स्पीड वो क्या कह रहा था, दूसरे वाले पार्ट की स्पीड कह रहा था कि पहले वाले हिस्से से 5 किलोमीटर स्लोअर है। अब अगर पहले ही हिस्से में 2.69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था कोई, तो इसमें से 5 किलोमीटर स्लो कैसे चलाएगा? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने मुझे कहा कि आंसर है 74.31 बिकॉज 2.69 क्या करेगा, बिकॉज 2.69 किलोमीटर पर आवर आपको जो है वो सेकंड हाफ की स्पीड नेगेटिव दे देगा, वुड गिव नेगेटिव स्पीड in the second part of the journey। ये सारे रीजंस लिखने आने चाहिए, इन सब पे मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें आंसर पता होता है, समझ में आता है कि आंसर ये नहीं हो सकता, बट उसको हम इस तरीके से नहीं जो है वो समझ पा रहे होते कि जिस तरीके से वो लिख दिया जाए। सही है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको पेपर करते जाएंगे उतनी चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। ये और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये एकदम से नहीं होगा। आप लोग इस तरीके से ट्रेंड नहीं है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों। खैर, उसके बाद ये वाला हिस्सा चलो खैर अच्छा पढ़ो, पार्ट ई पढ़ो, मेरे हिसाब से तो आसान है। क्या है इसमें? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स ऑफ द जर्नी, गिव योर आंसर इन मिनट्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। चलो दूसरी लाइन को छोड़ देते हैं, पहले पार्ट का मतलब समझा दो, क्या कह रहा है वो? सर वो कह रहा है कि पहले पार्ट की जर्नी का टाइम और दूसरी पार्ट की जर्नी का टाइम को सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो बता दें। यानी जर्नी के पहले पार्ट में जो टाइम लिया था वो, और जर्नी के दूसरे पार्ट में जो टाइम लिया था, उन दोनों का डिफरेंस आपने बता देना। अब जर्नी के पहले हिस्से में कितना टाइम लिया था, देखो हमने लिखा हुआ है पहले से सारे का सारा। जर्नी के पहले हिस्से में कितना टाइम लिया था? 74.31। भाई ये कैसे पता चल गया तुम्हें? अभी तो सही से नहीं पता मुझे। 100/x। 100/x। और दूसरे हिस्से में क्या टाइम लिया था हमने? 80/x-5। 80/x। तो पहले हिस्से का टाइम पता कर लेते हैं पहले, यानी ऐसे कर रहा हूँ, अरे भाई कहाँ चला गया, T1 कह लेता हूँ ना, लिख ही नहीं रहा। सर एक सवाल है। हाँ एक सवाल बताओ। सर आपने पार्ट डी के अंदर लिखा हुआ है कि 74.31 हम्म, जो है वो अच्छा आंसर है, स्पीड है। सही स्पीड है ना? स्पीड है, मुझे लगा वो टाइम है। हाँ ये सही है। टाइम। अच्छा, अच्छा ये मैंने T1 और T2 पहले तो यहाँ इस तरह से लिख लिया। अब x की वैल्यू क्या हम ले रहे हैं यार? x की वैल्यू हम ले रहे हैं 74.31 ना। 100/74.31 बताना कितना आ गया? 100/74.31 बता दो कितना आ गया? एक कोई तो बता दो क्या बात? 1.34। 1.34। अच्छा दूसरे हिस्से का टाइम हो जाएगा 80/74.31 -5। तो 80/69.31, 80/69.31 कितना आ जाएगा वो भी बता दो। 80/69.31 1.15। 1.15। तो अब डिफरेंस बताना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 1.34 में से माइनस कर देंगे 1.15।
तो 34 में से 15 माइनस कर दिया तो 0.19 0.19 आवर। अभी तो 0.19 आवर आ गया ना। अच्छा आवर्स में तो नहीं चाहिए टाइम, टाइम किस में चाहिए? मिनट्स में। अब इसको मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करवाओगे बता दो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.19 को 60 से मल्टीप्लाई करके जरा आंसर बताना। 11.4 11.4। अच्छा अब 11.4 आ गया ना। और सवाल ने क्या कहा है कि जो टाइम देना है वो नियरेस्ट मिनट्स में देना है। तो 11 पॉइंट नियरेस्ट मिनट का मतलब है होल नंबर में लेके जाना है इसको। यही बात है ना। तुम लेकर आए 11.4 मिनट्स। अब 11.4 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है? 11। 11 मिनट्स। सही है। तो बहुत सारी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है चलें जी। इसके बाद 15 मुझे नहीं लगता मसला करना चाहिए। अच्छा जरा ये क्या सवाल है। अब आएंगे भाई। ये यहाँ तक ये तो वो काम था जो आपको कहा था कर लेने के लिए। खैर चलें। तो अब 16 का पार्ट ए मैं नहीं कर रहा, 16 का पार्ट बी भी मैं नहीं कर रहा। यू शुड बी एबल टू डू दिस। पार्ट सी क्या है जरा देखो। पार्ट सी है तो क्वाड्रेटिक। द डायग्राम शोज द प्लान ऑफ अ पता नहीं क्या चीज है ये, मेड फ्रॉम रेक्टेंगुलर पेविंग स्लैब्स। The width of each paving slab is p centimeter. The length of each paving slab is 20 centimeter longer than its width. अच्छा. Find an expression in terms of p for the area in centimeter square for one paving slab. हाँ, क्या समझ में आया? ये पूरा तो जो है ना, पूरे का पूरा तो जो है वो कोई एक डिजाइन है। इसमें से ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। सही है बात। ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है। जी अच्छा अब क्या कह रहे हैं? द विड्थ ऑफ ईच पेविंग स्लैब इज पी सेंटीमीटर। अब इसमें जो पेविंग स्लैब है ना आपका, उसकी विड्थ है पी। तो मैं इसको पी मानता हूं, इसको विड्थ मान लेता हूं। दिस इज पी। इतना हिस्सा इस पी। इसको पी इसलिए माना क्योंकि दूसरे हिस्से को तो वो कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है। तो 20 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा यही हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? p+2। इतनी बात सही है। p+20। जी अच्छा तो एक रेक्टेंगल है आपके पास, उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपके सामने आ गई। लेंथ मिसाल के तौर पे p है, विड्थ मिसाल के तौर पे p+20 है। आपने इसके एरिया के लिए एक्सप्रेशन बनानी है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? ये तो पता होगा यार। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ को तुमने p लिया हुआ है, ब्रेथ को तुमने p+20 लिया हुआ है। तो p मल्टीप्लाई बाय p+20 विल बी p² + 20p। ये आ गई तुम्हारे पास एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, p² + 20p। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अच्छा भाई अब पार्ट पार्ट टू तुम्हें अब देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें ये तुमसे क्या करने के लिए कह रहा है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद कम से कम तुम्हें पार्ट टू देख के समझ में आना चाहिए कि ये तुमसे क्या करने को कह रहा है। मिडिल टर्म बेटे। अरे पार्ट टू भाई, पार्ट टू ये वाला पार्ट। अच्छा ठीक है। इस वाले पार्ट में मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? सर एरिया निकालना है। एरिया नहीं निकालना।
एरिया नहीं निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। देखो किसी को तो पता चलना चाहिए, इतने सारे लोग हो, किसी एक को तो पता चलना चाहिए। इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करनी है, सही है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए रिलेशन चाहिए होगा, कोई चीजों को कनेक्ट कर सको। अब अभी तक तुम्हारे हाथ में क्या क्या चीजें आई है? अभी तक तुम्हारे हाथ में क्या क्या लगा है? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, एक रेक्टेंगुलर स्लैब की लेंथ और ब्रेथ लगी है तुम्हारे हाथ। सवाल ने तुम्हें एरिया बताया हुआ है, वो किस चीज का एरिया? सिर्फ पूरे एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल का। का। नहीं, एक रेक्टेंगल का नहीं है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द, पता नहीं ये क्या चीज होती है यार, पता नहीं, किसी के घर वर में बना हुआ हो तो उसको पता हो। ये कोई डिजाइन डिजाइन है, ठीक है। पूरे के पूरे ये जो एक डिजाइन बना हुआ है ना, ये जो पेशो बना हुआ है, इस पूरे का एरिया दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास एक स्लैब, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये एक स्लैब है, यानी ऐसे समझो टाइल है ये, जैसे टाइल्स नहीं हम लोग लगवाते हैं अपने घरों में, मार्बल्स और टाइल्स लगवाते हैं। एक टाइल का एरिया तुम्हें पता है पी स्क्वायर प्लस 20p है। मैंने बहुत सारे टाइल्स मिलाकर एक डिजाइन बनाया है, ठीक है? यानी ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ना, ये सारे का सारा जो पूरा है, ये पूरा एक डिजाइन है। जैसे ये पेशो पेशो कह रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, सही बात। इस पूरे का एरिया बताया हुआ तुमने। जी। अब इस पूरे का एरिया कितना बताया हुआ है बताओ, बताओ तो शाबाश, इस पूरे का एरिया कितना बताया हुआ? 12.25 मीटर स्क्वायर। 12.25 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा डिजाइन कितने स्लैब्स लगाकर बनाया है तुमने? 35। 35, ठीक है। 5 वर्टिकल लगाए हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लगाए हैं, तो 7 इंटू 5 35। तुम्हारे पास एक स्लैब का एरिया मौजूद है ना? जी सर। तो पूरे पेशो, पूरे के पूरे डिजाइन का या पूरे के पूरे पेशो का एरिया जो है क्या करोगे? एक स्लैब के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से। 7 से। 35 लगाए तुमने, एरिया को, पूरे एरिया को क्या नाम है 35 से मल्टीप्लाई करूँ। तब स्लैब के, एक स्लैब के एरिया को 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे डिजाइन का एरिया बन जाता है, सही है। एक स्लैब का एरिया कितना है बताओ? पी स्क्वायर प्लस 20p। पूरा बोलो, पूरा बोलो। नहीं, पी आवाज। स्क्वायर प्लस 20p सेंटीमीटर स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 20p सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पूरे के पूरे पेशों का एरिया कितना दिया हुआ है तुम्हें? 12.25 12.25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब एक मसला है मेरे भाई, क्या है वो मसला? कन्वर्जन। ठीक है, यानी एक लेंथ या एक एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एक एरिया मीटर स्क्वायर में है, सही है। तो ये भी एक मसला है। किसको कन्वर्ट करवाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में? सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर। चलो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करवा लो, उसके लिए कैसे क्या करें? डिवाइड बाय 100। सेंटीमीटर स्क्वायर है हुसैन। अरे सर मैं नहीं था। भाई कौन था ये भाई, ये हुसैन की आवाज में कौन बोल? सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर से जब मीटर जाते हैं ना, तब डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जा रहा है। सर मल्टीप्लाई बाय। अच्छा चलो मल्टीप्लाई या डिवाइड, चलो वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले तो ये बताओ 100 से करेंगे कि किसी और चीज से करेंगे? सर 100 के स्क्वायर से करेंगे। 100 के स्क्वायर से करेंगे, सही है। ये कन्वर्जन भी सिखानी है मुझको। अच्छा, अब 100 के स्क्वायर से, यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, सही बात।
अब सवाल ये है कि 10,000 से मल्टीप्लाई करवाओगे कि डिवाइड करवाओगे? तो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भेज रहे हो। Multiply. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भेज रहे हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड Divide. आप डिवाइड करवाएंगे। और अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर भेजते तब आप मल्टीप्लाई Multiply. करवाते। आप सोच कर बताइए इस सवाल में ज्यादा आसान क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना? मल्टीप्लाई। Meter square को centimeter square में करना। कि वो एक वैल्यू है। अच्छा, तो पहले तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया इस वैल्यू को, तो ये हो गया 122500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात सही है? ये जी बात सर। सही है? जी 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 सर। अब रिलेशन बनवा दो यार, एक स्लैब का एरिया मौजूद है, पूरे पेशों का एरिया इतना सब कुछ है, सही है, रिलेशन बनवा दो बस। अब तो चीजें मैंने तुम्हारे सामने कर दी। 35 multiplied by p square plus 20p centimeter square is equals to 122,500 centimeter square. तो 35 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस 20p इक्वल्स टू 12 क्या है? अजीब सा है, 122,500. 122,500। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अब मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर क्या है कि 35 को वहां ले जाकर डिवाइड कर दें हम इससे, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 20p जो इक्वेशन मुझे बनानी है ना, उसमें पी स्क्वायर और 20p चाहिए है। ठीक है, तो जरा इसको डिवाइड कर देना 35 से, तो मेरे ख्याल में 3500 बचेगा। देखो जरा कैलकुलेटर से डिवाइड करके तो। जी सर। बच गया 3500, और ये 3500 इस तरफ ले आओ तो पी स्क्वायर प्लस 20p माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? जी सर। चलो, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब उसके बाद अगले पार्ट में क्या कह रहा है? इसको सॉल्व करना है। और साफ साफ लिखा है किस तरीके से करना है। फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 70 और 50 प्लस का 70 और माइनस का 50, तो p की वैल्यू आएगी -70 और प्लस का 50। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग तुम लोगों को खुद लगानी आनी चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कुछ। ठीक है, तो p की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब जब p की वैल्यू मैंने निकाल दी तो पार्ट बी समझा दो इसका। हेंस स्टेट द लेंथ ऑफ ईच पेविंग स्लैब। लेंथ क्या मानी हुई थी आपने पेविंग स्लैब की? p plus 20. p प्लस 20। अब p की दो वैल्यू आई है ना, कौन से वाला p लूं? 50 पॉजिटिव 50। 50। तो 50 प्लस 20 करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, क्या हो गया? 70. सही है। अच्छा, यहां तक बात हुई ना। अब एक काम की बात सुनो, जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाते हैं ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये फील हुआ अभी तक कि नहीं फील हुआ, जैसे जैसे हम ये पढ़ते जाते हैं ना, वो बजाय इसके कि स्ट्रेस रिलीफ हो, स्ट्रेस बढ़ती रहती है लोगों की। वो कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हमारे बस का है ही नहीं, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो एक बात तो मेरे भाई ये है कि इस पे आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ बातें समझ में आना शुरू होंगी, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे सवाल में सबसे मुश्किल होता है इक्वेशन बनाने वाला हिस्सा। सबसे ज्यादा परेशानी आपको होती है इक्वेशन बनाने वाले हिस्से में, जहां पर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे होते ना। इक्वेशन अगर नहीं भी बनी तो उसके बाद वाले हिस्सों में तो इक्वेशन उसने बनाकर तुमसे सॉल्व ही करवाई हुई है ना, इक्वेशन तो बनी हुई है, तुमसे सिर्फ बनवा रहा है, और उसके बाद वो जो बनी हुई इक्वेशन होती है वो तो बताई भी है उसने। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी को ये सवाल नहीं भी समझ में आता कि भाई इक्वेशन वगैरह कैसे बनाते हैं, तो क्या इस सवाल में सिर्फ इक्वेशन ही बनाने वाला स्टेप है क्या, और चीजें नहीं है?
इसमें सॉल्यूशन है, फिर इसमें वैल्यूज हैं, सही है। तो अगर आपका कुछ गड़बड़ होगा भी तो 2 नंबर का चीज गड़बड़ होगी, ठीक है। तो पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं कि हमसे ये सवाल नहीं होगा। लोग ये सोचते हैं हमसे ये सवाल होगा ही नहीं। आपसे ये सवाल नहीं, इस सवाल में सिर्फ एक मखसूस हिस्सा है जो तंग करता है आपको। इक्वेशन बनाने वाला हिस्सा होता है जो तंग करता है। उसकी वजह से पूरे सवाल से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस कितने हिस्से पे करना है, आपको फोकस तो सिर्फ उस हिस्से पे करना है जो इक्वेशन बनवा रहा है। वो 2 नंबर का पार्ट आता है या 3 नंबर का आ जाएगा बहुत ज्यादा। उसके अलावा भी तो चीजें हैं। सवाल तो आपसे हो रहा है ऑलरेडी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो तंग करता रहता है, बस उस पर फोकस करना है। तो आप ये सोचें सवाल तो मुझे ऑलरेडी आता है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो मुझसे जरा सा तंग कर रहा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ना, ये भी समझ में आ जाएगा। और अगर इस खौफ के साथ जाएंगे कि यार मुझे तो ये सवाल समझ ही नहीं आ रहा था, तो जो आता हुआ होगा वो भी गलत होगा। समझे बात? जी तो डरे नहीं सवालों से, ठीक है। अच्छा जी, 17 आपका है। 18 में पार्ट ए अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन फिलहाल वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पार्ट सी तो खैर मैंने बिल्कुल मना किया। चले 19 करते हैं। सर मेरी एक बार, स्क्रीन नहीं आ रही। अरे भाई सर तुम्हारे किस किस के पास नहीं आ रही? सर स्क्रीन अटक गई है। स्क्रीन नहीं आ हाँ, रही। हाँ स्क्रीन अटकी भी तो है। इसको को मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये पता नहीं क्या आजकल मसला होने लगा है। अच्छा, देखो भाई दोबारा शेयर कर रहे हैं, लग रहे आ जाए। ओए होए, आज क्लास क्या लेट स्टार्ट की है मैंने? सर आ गई। आज क्लास क्या लेट स्टार्ट हुई है क्या? सर नहीं, नहीं सर। टाइम पे शुरू हुई है। 7 बजे हुई थी। चलो आ गई स्क्रीन, आ गई। जी जी सर। अच्छा भाई, तो चलो 19 एक सवाल और है, ये और करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना सबने? जी सर। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, बता दो। सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ चलो, अच्छा अब जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो मुझे याद दिलाना कि सर पाइथागोरस थ्योरम ने पढ़ा तो है मगर हमने बस पढ़ा है। खैर मैं नाइन्थ में है ना, हाँ। तो एक चीज नहीं पढ़ी होती तुम लोगों ने, इसमें वो पढ़ानी पड़ती है। खैर वो याद रहेगा, लेकिन इन केस में भूल जाऊं तो याद दिला देना कि सर आपने कहा था कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है इसमें। अच्छा 19 का पार्ट ए तो आप करेंगे, मैं पार्ट बी कर रहा हूँ। अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ बेस दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 23 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, अब समझते हो ना हाइपोटेन्यूज और हाइट और बेस, समझते हो ना? ये 23 क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और इसमें हाइट क्या है? एच एच। और उसने क्या बता दिया है? बेस। बेस कितनी है? 7 प्लस प्लस एच। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख रहा हूँ H+7। तीनों चीजें बताई गई। और पहले पार्ट में क्या करने को कह रहा है? इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन सर आपकी आवाज सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मेरा स्क्रीन नहीं दोनों नहीं आ रहा।
हाँ देखो वापस है मेरी आवाज? आ रही है सर, आ गई। अच्छा, जी सर आ रही है। देखो स्क्रीन दोबारा शेयर करें। क्या मैंने आखिरी बात पूछी थी? क्या करना है सवाल में? इक्वेशन बनानी है, राइट? आ गई सर। हाँ अब बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? रिलेशन। अब बताओ, ये जिस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल में रिलेशन सवाल तुम्हें बताएगा कि तुम्हें पहले से पता है? पता है पहले से। ठीक है। और वो रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि हम इन चीजों को इस तरीके से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ा है ना? बेस और परपेंडिकुलर करके पढ़ा है ना तुम लोगों ने? जी सर। जी सर। तो 23 का स्क्वायर जहां तक मुझे याद है 529 है, जरा चेक कर देना। जी सर। जी सर। क्या बात है, एक तो आजकल तो मैं खुद भी इतना डाउट कर रहा हूँ ना। अच्छा, 29 को वहां रख के हमने माइनस कर देना है, तो क्या हो गया? 2h² प्लस 14h और 49 माइनस 529 विल गिव मी माइनस का 480। अब क्या वो इक्वेशन बन गई जैसी बनानी थी? सर कॉमन। कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लिया 2 तो बचा h² प्लस 7h माइनस 240 इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? सही है सर। ठीक है। जी अब सर। जो सवाल, जिस तरह की मुश्किलें और मुसीबतें तुम लोग पीछे देख कर आए हो, उसके मुकाबले में तो बहुत आसान सवाल है। सही। अच्छा ये तो हो गया। फिर ये क्या बात हो रही है पार्ट बी में? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एच फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एच के चक्कर में मत पड़ो, पहले तो बताओ बनाना क्या है, क्या पूछा है सवाल एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सप्रेशन। में? ऑफ द ट्राइंगल। और उस एरिया में वेरिएबल क्या मौजूद रहना चाहिए? एच। एच। क्या हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है? जी सर। क्या है फॉर्मूला? बेस इनटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस कितना है? h+7। h+7 और हाइट कितनी है? h। तो इतना घबरा कर क्यों बोलते हैं? तो ये हो गया h² प्लस 7h अपॉन 2। h² प्लस 7h अपॉन 2। क्या ये बात सही है? जी सर। यहाँ तक कोई मसला है किसी को? सही ना यार, ये तो आसान है ना यार। उसके जी सर। बाद हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। Hence state the exact area of the triangle। आप ट्रायंगल का एग्जैक्ट एरिया बता दो मुझे। ये जिसने मुझे समझा दिया ना, उसको मैं 5 पे दूंगा। सर 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 पार्ट, वो पहले पार्ट के अंदर एच की वैल्यू निकालनी है और फिर एच वो की वैल्यू फॉर्मूला। निकाल के इनपुट करनी है। एक नंबर का सवाल है, इतनी मेहनत करवाओगे मुझसे? यानी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, फिर उसमें से पता करूं कौन से वाली एच की वैल्यू सही है, और फिर एरिया निकालूं और इस सारे काम का एक नंबर दूं, और उसके बाद फिर पार्ट 4 में दोबारा यही इक्वेशन सॉल्व करूं? कैसी ज्यादती है यार। चलो सर शाबाश। जो हाँ इक्वेशन हमने बनाई है h² प्लस 7h माइनस 240, इसको रीअरेंज करके h² इक्वल्स टू 240 माइनस 7h कर लें और फिर इसको क्या नाम है h² की जगह इनपुट कर दें। हाँ, ये भी हो सकता है, वैसे हो तो ये भी सकता है, लेकिन इस जब इतना पहुंच गए हो तो एक और बात पे ध्यान दे लो। h² क्यों निकलवा रहे हो?
ये तुमने अच्छा ध्यान दिया है, लेकिन इसमें जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी और मेहनत करो ना, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, यहीं से जवाब निकलेगा। वैसे कोई तो दिमाग लगाओ यार, ये अच्छी बात है, इतना तो सोचा है, इससे आंसर तो आ जाएगा, बट इससे बेहतर वर्जन है एक इस सवाल को करने का। शाबाश, जब इतना सोच लिया तो ये भी सोच पाओगे। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर। चलो सोचो सोचो, जब तक मैं बाकी चीजें देखूंगा। पार्ट 4 तो हम कर लेंगे, और पार्ट 4 हम कर लेंगे तो हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। हाँ चलो, कौन बता रहा है पार्ट 3? एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है। एग्जैक्ट एरिया मतलब मुझे आपने कांस्टेंट बताना है, नंबर बताना है। सर एच की वैल्यू निकाल कर ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला है उसके अंदर इनपुट कर दें। लेकिन फिर महत बात वही ना कि अगर तुम यहीं पर, एक तो बात ये कि अगर यहीं पर एच निकाल दोगे तो सवाल के नंबर्स भी तो देखो ना यार, एक नंबर का सवाल, एच की वैल्यू निकालने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करवा रहे हो। और फिर उसके बाद चलो अच्छा मान लिया मैंने सॉल्व करवा दो, तो पार्ट 4 इसका मतलब है पार्ट 4 करने की जरूरत ही नहीं रही मुझे, तो सॉल्व नहीं करना पड़ सकता। एक नंबर के सवाल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करना पड़ सकती। यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी वो कम से कम 2 नंबर तो देती है आपको, और ये तो जिस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे ख्याल में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगी। किसी को 5 रुपए नहीं जीतने। सर हाँ बेटा, सर एच स्क्वायर 7h माइनस 240 को रीअरेंज करें। ठीक है करवाओ। 240 को दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, किस चीज की वैल्यू आ जाएगी? एरिया 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 कैसे आ जाएगा? चलो भाई मैं बता दूं, कोई नहीं सोच रहा? कोई सोच रहा है तो बता दो, मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं बता दूं जल्दी से। बता दे सर। तुमने एरिया की एक्सप्रेशन निकाल के रखी हुई है ना? ये देख, एच स्क्वायर प्लस 7h/2 निकाल के रखा हुआ है ना? ये बात तो मानोगे ना, ये तो तुमने ही निकाला है ना? जी सर। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू उस वक्त तक नहीं है जब तक यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस 7h मौजूद है। सही है, जब तक एच स्क्वायर प्लस 7h मौजूद है तब तक ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक बात तो मुझे किसी ने कही कि एच स्क्वायर निकाल लें। अब एच स्क्वायर निकाल लें तो वो आ जाएगा 240 माइनस 7h, उसको भी रखा जा सकता है, बट उससे बेहतर क्या है, पूरा एच स्क्वायर प्लस 7h ही निकाल लो ना सवाल से। ये जो इक्वेशन बनाकर बैठे हो यहाँ पर, इस इक्वेशन में से एच स्क्वायर प्लस 7h निकाल लो ना यार। एच स्क्वायर प्लस 7h किसके बराबर है? 240। 240 रख दो यहाँ पर इस फॉर्मूले में, एच स्क्वायर प्लस 7h की जगह 240, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया तुम्हारे पास। 120। बस बात खत्म हो गई। सही है। जी अब उसके बाद पार्ट 4 तो डेफिनेटली तुम करोगे, और पार्ट 4 करने के बाद तुम्हारे पास जो एच की वैल्यूज आएंगी मैं वो लिख दे रहा हूं। एक आएगी 12.4 और एक आएगी माइनस की 19.4। ये 2 वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास। इनके आ जाने के बाद सवाल तुमसे क्या पूछ रहा है? जल्दी से बता दो, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, जल्दी से बता दो। पार्ट 5 में क्या पूछ रहा ट्रायंगल। है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल का बॉर्डर। अरे तो निकालेंगे कैसे लड़के, बॉर्डर तो होता है। सर प्लस करके। सारी साइड्स को प्लस कर दोगे। अब सारी साइड्स क्या हैं? एक है 23, एक है h और एक है h+7,
इन सबको ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, यही बात है। जी सर। अब सवाल ये है एच कौन सा वाला यूज करवाओगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू 12.4 और 2 इंटू 12.4 का मतलब हो गया 24.8 विच मीन्स 54.8 सेंटीमीटर इज द आंसर। सही हो गई बात? जी सर। सर एक सेकंड सर। सर आपने 30 कहाँ से लिया है? तुम पहले मुझसे ये पूछो कि ये कहाँ से लाया। नहीं सर, ये तो आप लिया है ना 23 आपका वो हाइपोटेन्यूज हो गया और हाँ। फिर उसके बाद हाइट और वो सब, लेकिन आपने फिर उसी के नीचे वाले स्टेप में 30 लिख दिया है। तो 30 कैसा है? 23 और 7 ऐसी बातें कर रहे हो हुसैन? अच्छा ठीक है ठीक है। सही हो गया। अब देखो भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक अब तुम लोगों के पास जो है वो कम से कम 3-4 दिन का टाइम है। अब नेक्स्ट थर्सडे होगी क्लास, और नेक्स्ट थर्सडे जब क्लास होगी तो उसका मतलब उसके बाद हमारा टेस्ट वीक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें तो सीधी सी बात है, टेस्ट वीक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करवाने पड़ेंगे कुछ। तो 20 तक तो अब कर लो, आज आज ही कर लो, देखो सारे का सारा। फिर उसके बाद इसमें से जो रह जाएंगे सवाल वर्ड प्रॉब्लम वगैरह वो मैं कर पाऊंगा। मैंने टिक कर दिया है, इसको अब गो थ्रू करो, इसमें से चीजें करना शुरू करो, जो जो चीजें कम से कम वर्ड प्रॉब्लम के अलावा तो चीजें कर दो। ठीक है, समझ आइए बात? सर एक जी क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ लो भाई। पार्ट 1 के दूसरे स्टेप में 14H कहाँ से आया? पार्ट 1 के दूसरे स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना मैंने, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना। अच्छा ठीक है। सही है। अब इसमें कम से कम हम ये मान के चलेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया भाई। अब 20 से ऑनवर्ड जितना भी कुछ है ना, उसमें मैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा क्लास का तो मैं वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपके सामने है कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम समझने में, सीखने में, समझाने में कितना टाइम लगता है। तो आमतौर पे स्कूल में उतना टाइम नहीं दे सकता है ना, मुझे 1 घंटे में तकरीबन एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने को मिलता है। तो अगर मैं कर भी लूंगा तो बहुत ज़्यादा 4-5 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा इस तरीके की, जिसकी वजह से फिर वो क्वालिटी रह जाती है हमारे यहाँ। तो इसलिए फिर मैं ऑनलाइन में करके सुकून सुकून से आराम से करते कि भाई ज़रा समझ में आए। लेकिन अब बात ये कि करोगे तो चीज़ें समझ में आए। सब कुछ उतना मुश्किल नहीं होता, जैसे जैसे आगे जाओगे इट विल स्टार्ट गेटिंग ईजियर। ठीक है, ये अभी 2014-2015 साल चल रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे जाओगे आसान आसान वर्ड प्रॉब्लम होती चली जाएंगे। 2010-2012 वगैरह की वर्ड प्रॉब्लम्स वर डिफिकल्ट, और पीछे जाओगे 2010 से और पीछे जाओगे तो और मुश्किल प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो जैसे जैसे ये नियर रिसेंट ईयर्स आते रहेंगे ना, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये पेपर आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके केस में तो अब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। ठीक है, अब इसको गो थ्रू करें आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, 2-2, 4-4, 5-5 सवाल करके करें। ठीक है, ताकि ज़रा खुद से करना आए चीज़ें। सही है बात? जी सर। चलें फिर, बाकी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोशिश करेंगे इसको पूरा करें। ये हमारा पहला हिस्सा हो रहा है। अब ये ग्राफ्स वाला हिस्सा भी दोबारा दूसरा आएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी तुम लोगों को उसका PDF शेयर करूंगा। वो और वो अलग एक है। बस तुम लोगों की 9th में जो सबसे मुश्किल है वो यही हिस्सा है। क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा इज द मोस्ट डिफिकल्ट। उसके बाद उससे पहले वाला हिस्सा, उसके बाद वाला हिस्सा, वो सब कुछ बड़ा आसान है। सिर्फ ये एक थोड़ा सा हिस्सा है विच इज डिफिकल्ट, वरना ग्रेड 9 की फर्स्ट टर्म में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसके बाद आने वाले जो 2 चैप्टर्स, इसके बाद 2 चैप्टर्स रह जाएंगे ना तुम लोगों के क्वाड्रेटिक के बाद। जी सर। ठीक है, वो बड़े आसान से चैप्टर हैं, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, वो दे आर वेरी इजी। और इसमें भी आपका जो है पेपर 1 तो बड़ा आसान था, पेपर 2 में ही है थोड़ी बहुत परेशानी, उस पर मेहनत कर लें।